आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तो 11 साल पहले देश की जनता के मन में एक सवाल था कि इस देश का भविष्य क्या है। आज 140 करोड़ लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब लोग मानते हैं कि 2047 में भारत विश्व में टॉप पर होगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। शांति की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, विकास का इतिहास लिखा जाएगा, डेवलपमेंट का इतिहास लिखा जाएगा, तब स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। मुझे इसके साथ साथ एक मलाल भी है। 11 साल पहले केरल जहां था वहीं खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 11 साल के शासन को स्वर्णिम काल बताया है। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास शांति और विकास के संदर्भ में लिखा जा रहा है। इस बीच अमित शाह ने कहा कि केरल पिछड़ रहा है जबकि भारत आगे बढ़ रहा है। वो कोच्चि में मनोरमा न्यूज द्वारा आयोजित एक समाचार सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन के ये 11 वर्ष स्वर्ण अक्षरों में अंकित होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन केरल आज भी वहीं खड़ा है जहां वो 11 साल पहले था। अमित शाह ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है। अमित शाह ने केरल की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण उत्पन्न गतिरोध ने राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केरल के लोग भी आने वाले वर्षों में अपने मताधिकार का प्रयोग करके राष्ट्रीय विकास यात्रा में भाग लेंगे। आज़ादी के बाद से भ्रष्टाचार ने भी भारत के विकास को काफ़ी हद तक बाधित किया है, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीर्घकालिक विकास के उद्देश्य से नीतियां बनाई हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह के समय में पिछड़ा हुआ भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। 15 अगस्त 47 से लेकर आज तक की आजाद भारत की यात्रा को हम बारीकी से एनालिसिस करते हैं तो बहुत उच्च भावनाओं के साथ मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो हमने एडॉप्ट किया, इसके अंदर आजादी के तीसरे ही दशक से कई दूषण डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पॉल्यूट करने वाले दिखाई पड़ते थे। अगर इसको थोड़ा समिंग अप कर बात करनी है तो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीन मुद्दे नासूर की तरह हमारे देश की जनता के जनादेश को प्रभावित करते थे। और चौथा मुद्दा करप्शन, वो देश के प्रोग्रेस को रोक रहा था और जनादेश का मजाक भी उड़ा रहा था। अस्थिरता का माहौल लंबे समय की नीतियों से देश को वंचित रख रहा था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए एरा की शुरुआत देश में हुई है। इसका पूरा देश अनुभव कर रहा है। करप्शन को सिस्टम से और नीतिगत रूप से दोनों प्रकार से दूर करने का एक सफल प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और चूंकि स्थिरता है, एक लंबे समय की नीतियां, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया एरा की शुरुआत करनी हो, चाहे देश को समृद्ध बनाना हो, हर क्षेत्र में
लॉन्ग टर्म पॉलिसी और क्लियर पॉलिसी के युग की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसी के कारण एक 11 साल का कालखंड पीछे मुड़ कर देखते हैं तो 11 साल पहले देश की जनता के मन में एक सवाल था कि इस देश का भविष्य क्या है। आज 140 करोड़ लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब लोग मानते हैं कि 2047 में भारत विश्व में टॉप पर होगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम आर्थिक दृष्टि से स्थगितता का शिकार थे। अटल जी 11वें नंबर पर हमारी अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे, इकोनॉमी को छोड़कर गए थे। मनमोहन सिंह ने एक अच्छा काम किया कि 11 से 12 पर नहीं गए, संभाल कर रखा। और एक 11 साल में मोदी जी ने 11वें नंबर से हमारी इकोनॉमी को दुनिया में टॉप 4 इकोनॉमी में स्थान दिलाने का काम किया है। हर एक क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नए समय के आने वाले 25 साल की विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली नई इकोनॉमी में नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में फाउंडर बनना हो, या युवाओं के लिए स्टार्टअप की एक बहुत अच्छी पॉलिसी और सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर उनको विश्व के मंच पर प्रोजेक्शन के लिए जगह देनी हो। हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने रिफॉर्म भी किए, फैसले भी लिए, और जीएसटी जैसा असंभव लगने वाला काम भी बहुत अच्छे तरीके से कम विवाद में पूरा किया। और इसके कारण आज हमारे देश की इकोनॉमी टॉप 4 इकोनॉमी में शुमार हुई है। सुरक्षा के मुद्दे पर सेना का संपूर्ण आधुनिकीकरण, सेना के आधुनिकीकरण में आत्मनिर्भरता, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कठोर और सातत्यपूर्ण पॉलिसी, और एक प्रकार से तीनों सेक्टर जो 30 साल से कांग्रेस के शासन में देश के लिए चिंता का विषय था, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र, ये तीनों सेक्टर के अंदर आज पूरा देश आश्वस्त है कि बहुत कम समय में हम हमेशा के लिए तीनों समस्या से मुक्त हो जाएंगे। ये विश्वास भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ढेर सारे कॉम्प्लायंसेस नागरिकों के जीवन से दूर कर एक सरल जीवन देना। मुझे याद है कि जब मैं नया एमएलए बना 30 साल पहले, तो मेरे जिम्मे सबसे बड़ा काम होता था कम इनकम का सर्टिफिकेशन करना। आज किसी को जरूर नहीं है, बच्चे के माँ बाप ही सर्टिफाई करते हैं। देश को अपने नागरिक पर भरोसा है, वो झूठ नहीं बोलेगा कहीं पर जाने की जरूरत। इस प्रकार के ढेर सारे जेल के प्रावधानों को हटाकर पेनल्टी में लाना, पेनल्टी के प्रावधानों को हटाकर चेतावनी में लाना, इस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट पूरा विश्व चकाचौंध होकर देख रहा है कि भारत में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना भी की जा सकती है क्या, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने बनाकर दिखाया है। एक कल्पना को जमीन पर उतारा है। केरल की बंदरगाह इसका उदाहरण है। इतने कम समय में दुनिया में सभी लोग प्रशंसा करें इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्मित, और 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे बजट के अंदर जगह करना, ये हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति देगा। शांति की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से
नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, विकास का इतिहास लिखा जाएगा, डेवलपमेंट का इतिहास लिखा जाएगा, तब स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। मुझे इसके साथ साथ एक मलाल भी है। 11 साल पहले केरल जहां था वहीं खड़ा है। केरल के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, मगर वो संभावनाओं का दोहन, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक विचित्र प्रकार की आइडियोलॉजी जनरेटेड उदासीनता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो उदासीन डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा होता है, वो केरल को रोक रहा है। मैं आशा करता हूं केरल में भी आने वाले दिनों में ये विकास यात्रा के साथ जुड़ने का एक अभियान खड़ा होगा। केरल की जनता भी अपनी डेवलपमेंट की भूख को मत के माध्यम से प्रकट करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का आज के कॉन्क्लेव में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।